नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। सोमवार 12 जून को जेवर साबोता कट पर यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे किसानों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने महापंचायत की पंचायत में हजारों लोगों ने भाग लिया। पंचायत में जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों की समस्याओं को उठाया गया। क्या थी ये समस्याएं और क्या जवाब दिया यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों ने और क्या ऐलान हुआ है इस पंचायत में, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। परिवार के सदस्य को कम से कम 100 मीटर का प्लॉट 5 लाख से 12 लाख की राशि और 100 का मुआवजा, ये 4 मुद्दे आपके पास है। आप थोड़ी चर्चा करके बताओ कि आपने इनमें क्या क्या किया है और आप क्या करने के मूड में हैं। किसान भाइयों, माताओं और बहनों, जेवर एयरपोर्ट के प्रथम फेज में 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें से करीब 13 हेक्टेयर भूमि सोन की थी, जो कि 1976 से लगाकर 2022 तक जो है विभिन्न पट्टों के माध्यम से कृषकों को आवंटित की गई थी। उसमें कई लोगों ने जमीनें बेच भी दी थी, तो कुछ बैनामे धारक भी आ गए हैं और कुछ मूल कृषक भी अभी हैं। जिसमें ये था कि बुलंदशहर जिले में कुछ मामले हुए, उसमें कहा गया कि 132 की जमीन है, तो इसलिए उसका चूंकि हमने अधिग्रहण आपको संक्रमणी भूमिधर मानते हुए किया था, इसलिए हमने उस पैसे को ट्राइब्यूनल में जमा कर दिया था। ये पूरी तरीके से साफ था कि वो आपकी जमीन थी, चाहे वो संक्रमणी भूमिधर में दर्ज हो चाहे असंक्रमणी भूमिधर में हो, क्योंकि पट्टे हम लोगों ने किए थे, इसलिए उसको हमने आपकी जमीन माना और आपका मुआवजा वहाँ जमा किया। उसके बाद में फिर हमने एक शासन को पत्र भेजा था कि इसमें 1993 में अभियान चला था कि पट्टे किए जाए और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसके हिसाब से पट्टे हुए हैं और ये कहीं पे 132 की जमीन दर्ज नहीं है, अतः इस पर पुनर्विचार किया जाए। अभी तत्काल में हमारी शासन में 8 तारीख को, अभी ये जो 8 तारीख हुई है, उसमें हमारी और जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग हुई है शासन में, और उसमें जो है ये खुशी की बात है कि सभी लोग इस मुद्दे में पॉजिटिव हैं कि नहीं, किसानों को 100 का मुआवजा मिलना चाहिए। और मुझे आशा है जल्दी ही इसमें जो है निर्णय आ जाएगा और आप लोगों को आपकी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। दूसरी चीजें जो आरआर पॉलिसी की है, प्रथम फेज में हमने 3,3100 परिवारों को विस्थापित किया था। वो जो पॉलिसी बनी थी वो उसके हिसाब से विस्थापित किया गया था। उसमें बहुत सारी कमियां थीं, जिनको हम लोगों ने बाद में समझा कि इसमें ये सारी कमियां हैं, तो उसमें से जितनी कमियां हम लोगों के स्तर से थी वो हमने दूर की। जैसे आप लोगों की पहले ये मांग थी कि विस्थापन में कुछ लोग चाह रहे थे कि माधवपुर में बसाया जाए, कुछ लोग चाह रहे थे फलेदा करके बसाया जाए, तो हमने जब धारा 19 की थी, दोनों जगहों की जमीन चिन्हित की और दोनों जगहों के लिए हमने लोगों से ऑप्शन मांगे, विकल्प मांगे कि आप बताएं कौन कहाँ बसना चाह रहा है। वो सबसे बड़ी मांग थी विस्थापन के लिए कि साहब हम माधवपुर में बसना चाहते हैं, कुछ लोग फलेदा करके बसना चाहते थे, तो इसको हमने पूरा किया। दूसरी एक मांग थी आप लोगों की कि जो 18 साल के बच्चे जो बालिग हो जाते हैं और जो हमारी बहनें बालिग हो जाती हैं, तो आप लोगों का कहना था कि जो बालक हैं उनके समान ही बालिकाओं को भी बराबर का प्लाट दिया जाए। तो उस बात को भी हमने इस जो नई आरआर स्कीम बनाई है इसमें सम्मिलित किया है। अब बच्चों के बराबर बालिकाओं को भी जो 18 साल की हैं उनको भी बराबर के प्लाट मिलेंगे।
दूसरा चीज, एक कमी हमने ये महसूस की थी कि उस समय जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कॉलेजेस थे, कोचिंग थे, स्कूल्स थे, उनके लिए हमने इसमें व्यवस्था नहीं की थी, जो हमें कमी लगी। हमने इस बार जितने भी आपके वर्तमान में कॉलेजेस चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, उनके लिए स्कीम ने व्यवस्था की है और उसको हम करेंगे। तीसरी चीज ये है कि पिछली बार हमने वेंडर जोन, जो आपकी एक डिमांड थी कि वेंडर जोन की व्यवस्था भी स्थापन क्षेत्र में की जाए, तो हमने वेंडर जोन बनाए हैं और इस बार वेंडर जोन की भी व्यवस्था हम करेंगे, जिसमें जो हमारे छोटे दुकानदार भाई हैं उनको दुकान अलॉट करेंगे और जो भी लोग रेहड़ी पटरी या जो भी लगाते हैं, बनेरा में बहुत बड़ा मार्केट है, हमने देखा है, तो उनके लिए भी हम स्थापन क्षेत्र में व्यवस्था स्कीम में की है। अब जो ये मांगे हमारी अवशेष रह जाती हैं, जैसे 50 की जगह पे 100 स्क्वायर मीटर का प्लाट मिलना चाहिए, और जो आप लोगों का कहना है कि जो पुश्तैनी जो जमीन मिल रही है उसमें जो बच्चे बालिग हैं उनको ना शामिल किया जाए। दूसरा है कि 5 लाख या 5.5 लाख जो भी है, 5.5 लाख है, उसकी जगह पे 12 लाख किया जाए, और हमारा जितना आबादी क्षेत्र आ रहा है स्थापन क्षेत्र में उसके समतुल्य लाभ दिया जाए। तो आप लोग अवगत हैं पूरी तरीके से, आधार स्कीम हम लोग बनाते हैं। उसके बाद परियोजना स्तर पर धारा 45 में एक कमेटी गठित है, उससे उसका पुनर्विवेचन कराते हैं और उसके बाद कमिश्नर मैडम उसको अप्रूव करती हैं। तो जो स्कीम बनी है, जो भी आपकी मांगे हैं उस पर हम पॉजिटिव विचार कर रहे हैं। इसके बाद भी राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी है जो राज्य स्तर पे देखती है कि जो आर स्कीम है वो सही से लागू हो रही है कि नहीं रही हो रही है। तो हम ये जो भी बातें आपकी हैं, जो मांगे हैं, तो उनके समक्ष रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी आपकी मांगे हैं उसको एक एक करके हम हल कर रहे हैं। जैसे शोध का मुद्दा लगभग हल कर दिया है हम लोगों ने, वैसे आपकी आगे की जो मांगे विस्थापन की हैं उनको भी हल करेंगे। हमने 1/1/22 को अपने बोर्ड से सीओ साहब के आदेश से ये हम बोर्ड से पहले इस आदेश को पास कराए और उसके बाद 7 से 10 को भेजने के लिए 1/1/22 को शासन को ये भेजा जा चुका है। और जल्द ही जब भी इस पे निर्णय आएगा, इसमें हम कई बार इस इशू को बता भी चुके हैं और ये प्रस्ताव पिछली बैठक में और पिछली मांग में आपने ग्रेटर नोएडा से भी प्रस्तावित करके भिजवा दिया था। तो ये हम लोगों की तरफ से जा चुका है कि कभी भी आ सकता है और हमारे पास लैंड भी उपलब्ध है और 7 से 10 को देने में हमको किसी तरह से परेशानी भी नहीं है। यहाँ से निर्णय हो चुका है, शासन से आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा इशू लीज बैग का था, जैसा कि सबको विदित भी है। 16 तारीख को बोर्ड बैठक थी, अब वो 26 को हो गई है। हम सभी 29 गाँव का लीज बैग लगभग खत्म कर चुके हैं और जिस तरह जैसे बोर्ड बैठक होगी उसमें वो 7 गाँव का अभी पहले हो चुका है, वो भी आपको अवगत है। हम लीज बैग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब हम आते हैं 64 पे। 64 पे जब से ये निर्णय आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, तब से लगभग 400 करोड़ रुपए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप सभी को विदित है कि 29 अगस्त 2014 से 4 शासनादेशों से हम लोग गवर्न हो रहे हैं। उन्हें 4 शासनादेशों के क्रम में ही हम 64% बांट पा रहे थे और उसी क्रम में इतना अभी तक बांट पाए। और उसमें एक नियम ये था कि अगर 80% से कम मुकदमे वापस नहीं हुए हैं किसी गांव में, तो वहां हम 64% एक साथ नहीं बांट सकते। हमने अभी आपको बताया भी था, अभी 9 गांव में किसानों की तरफ से हम खुद लड़के जीत के आ गए और उसमें हमने जैसे धनौली में कैंप का वो भी बना दिया है और 9 गांव में हम कैंप करा रहे हैं। तो 9 गांव को हम एकदम नील कर देंगे। महमूदपुर गुजर का ऑलरेडी 80% से कम हो गया था, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, करंट में चल रहा है। अब हम उसको कैंप करके बंटवाने जा रहे हैं। 6 गांव का 7 गांव का हमारा निर्णय फिर से सुरक्षित है। वो जिस भी समय जैसे 9 गांव का आ गया तो हमको 7 गांव में और बांटने का मौका मिल जाएगा कि हम वहां कैंप करके बांट सकते हैं।
मेजर इशू 64% का जेपी से संबंधित है, जिसको आप सुनना भी चाह रहे होंगे, वही हम बताना भी चाह रहे हैं। जेपी दो कंपनियों से गवर्न होता है, एक जेपी इंफ्राटेक और एक जेपी एसोसिएट। जेपी इंफ्राटेक से हम लोगों का समझौता हुआ था, हम लोगों ने उसको बोर्ड से पास करा लिया और पास कराने के बाद ये कहा गया कि जो भी 1600-1700 करोड़ किसानों का 64 साल बन रहा है वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। कोर्ट ने जेपी को हटा के उसकी जगह सुरक्षा कंपनी को कर लिया, जिससे कि मेरे पूरे समझौते खत्म हो गए। उसके बाद हमने अगला समझौता सुरक्षा कंपनी से किया कि हमारा पैसा रोक दिया जाए और किसानों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। वो सुरक्षा कंपनी से जो मेरा समझौता हुआ है, तो आगामी 26 तारीख को जो मेरा बोर्ड है उसमें पास होने के बाद ये हमारा समझौता है, कोई निर्णय नहीं होना है, इसी पे कोर्ट की मुहर लग जाएगी और जेपी के एक मेजर पोर्शन को हम बांटने में सफल हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए मतलब इस महीने के लास्ट तक का वेट करना है। जेपी एसोसिएट का जो इशू है वो भी हमारा समझौता होकर कोर्ट में दाखिल है। जैसा कि आपकी एक मीटिंग में सीओ साहब ने कहा था कि हम फरवरी में 64% का इशू ही खत्म कर देंगे, कोई और मुद्दा आगे आएगा, लेकिन किसी के कारण नहीं हो पाया क्योंकि इस कंपनी को ही हटा दिया कोर्ट ने। सुरक्षा आ गई थी, इसलिए हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। हमको पूरा भरोसा है कि जैसे अभी 9 गाँव पे आपने भी बधाई दी थी उस समय बोल करके, तो उसी तरह से अब वो हमारे कुल मुद्दे कोर्ट में हैं, जिसमें समझौते दाखिल है, कोई उनको निर्णय नहीं लेना है। हम अपना निर्णय कर चुके हैं, तो हम इसको कैम करके डे बाई डे बंटवा देंगे। ये 64 का डिटेल है। ये अपना अपना टाइम बता दे, घोषणा करें अपनी मीटिंगों की। मीटिंग की बात होने के बाद क्या किसान के पक्ष में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये सब आपको बता दी जाएगी। मीटिंग की बात बता दें। एडीएम साहब आप बताओ मीटिंग रुक जाओ जी, अपने और समय रुक करो। अभी डीएम सर से ऑर्डर है और डीएम सर ने जो अपना किसानों का प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ में वार्ता के लिए 22 जून डेट डिसाइड की है, जिसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ साहिबान भी रहेंगे। तो मैं पवन खन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रतिनिधि मंडल जो है वो अपना डिसाइड कर लें और 22 तारीख को मीटिंग का डेट फिक्स की गई है। के साथ यमुना अथॉरिटी 26 के बाद या 26 से पहले जो भी डेट चाहेगी हम 24 आवर रेडी हैं। 26 के बाद 26 की मीटिंग है आपकी। हाँ, उसके बाद कोई भी जो भी डेट आपको देना हो दे देंगे तैयार। 26 में मीटिंग यमुना प्राधिकरण का ये कहना है कि हमसे मीटिंग जब तुम्हारा मन करे जब कर लो, हम आपस में चर्चा कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे हम कि यमुना प्राधिकरण की मीटिंग 23 और 26 के बीच में करेंगे, ठीक है? 23 और 26 के बीच में, ठीक। अब अगली बात और सुन लो भाई, 1 मिनट 26 सुन लो जी। एक तो ये ज्ञापन ले लो, फिर शासन एडीएम सामने नहीं, ये लेटर मारो। एडीएम नितिन मदन जी आएंगे, जहां नारियल फोड़ के गए, जहां जानकपुर में नारियल फोड़ के गए, नारियल के गोला तो खा लो, धरना चलना। देखो हमारी मीटिंग 28 तारीख तक फाइनल हो जाएंगी। 28 तारीख तक हम अधिकारियों के मन को टटोल लेंगे। अगर 28 तारीख तक हमारे साथ में छल किया गया, कोई भी अवार्ड की क्रिया या कुछ भी किसान के साथ गलत किया गया, तो घोषणा 28 तारीख में कर देंगे, फिर हम तार लेकर किसी भी कीमत पर। किसानों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक का लब्बोलुआब ये रहा कि 23 जून से 28 जून के बीच यमुना, ग्रेटर नोएडा और नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक होंगी। उनमें किसानों की समस्याओं को रखा जाएगा और उनका हल कराया जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नरेश टिकैत मंच से ऐलान कर चुके हैं कि 31 जुलाई के बाद एयरपोर्ट की साइट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और काम
रोका जाएगा। यह हम पहली वीडियो में दिखा चुके हैं। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान, सतीश शर्मा जफराबादी के साथ। नमस्कार।